अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीन और मेरा साथ दे रही हैं हाफिज नजमुल साकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज आमीन। रखे। ख़वातीनो हजरात, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच आज खेला जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। भारत के अंदर हैदराबाद में ही मैच खेला जाएगा, जहाँ पर क्रिकेट टीम अपनी प्रैक्टिस में मसरूफ़ है और कल परसों 3 दिन से प्रैक्टिस जारी है। बड़ी ही बुलंद हौसला नज़र आ रहा है। ज़बरदस्ती बड़ी प्रैक्टिस जारी बिरयानियाँ है। भी खाई यस गई ऑफ हैं, उसके भी कोर्स। हम लोगों ने पैकेजेस देखे हैं, तो काफ़ी एक्टिव है टीम। और उम्मीद की जा रही है कि बहुत अच्छा आज मैच और देखने पहला को मैच मिलेगा। देखिए हमने जीता है, तो ऑफ कोर्स दूसरे मैच के लिए भी हम उतने ही पुरज़म हैं कि किस तरीके से ये मैच जीता जाएगा। लेकिन वी होप कि ग्रीन शर्ट्स जो हैं ये आज का मैच बड़े ही ज़बरदस्त धमाकेदार तरीके से जीते, ताकि हमें सेलिब्रेशन का डबल मौका मिल जाए। डेफिनेटली जी। और क्रिकेट टीम की जब हम लोग जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि टॉस कौन जीतेगा, और फिर उसके बाद वैसे पाकिस्तान की लक थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है हमें बाबर आजम की टॉस के मामले में। लेकिन खैर कोई नहीं, टॉस से जो भी जीते, आगे गेम अच्छी होनी चाहिए। जब गेम शुरू होगी तो फिर देखने में आएगा। 50 ओवर्स की गेम है और श्रीलंका के साथ रिसेंटली अभी श्रीलंका के अंदर ही सीरीज़ खेली, जिसमें पाकिस्तान ने सबकत हासिल की। तो अब ये देखना होगा कि वर्ल्ड कप के अंदर क्या सिचुएशन रहेगी। ये दूसरा मैच होगा पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। पहला मैच पाकिस्तान जीता है और फिर इसके बाद तीसरा मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। सो आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से भी कि एक वो जो बरतरी है वो बरकरार रहेगी, एक कॉन्फिडेंस बहाल रहेगा। और वो तीसरा मैच जो अपनी रवायती हरीफ के साथ है भारत में, भारत के ही होम ग्राउंड पे। सो कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ और बहुत सारे लोग ये भी ख्याल रखते हैं कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वहाँ पर उनके होम ग्राउंड में हाँ, बड़ा मुश्किल है। उस टाइम पे आपको ये प्रेशर बेयर करना होता है कि ऐसा ना हो कि हम अपनी सरजमीन के ऊपर हार जाएं, तो ऑफ कोर्स प्रेशर डबल होगा। एंड मुझे लगता है कि ये 50-50 पे जाएगा। दोनों टीम जो है वो अच्छा खासा प्रेशर लेंगी, लेकिन वी होप के ग्रीन शर्ट्स जो है वो ये मैच भी जीते, आज वाला भी जीते, और भारत के साथ जो मुकाबला है वो तो डेफिनेटली जीते। यस, और इसी के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है हमारे साथ ज्वाइन करते हैं क्रिकेट एनालिस्ट जनाब मलिक खुर्रम शहजाद अवान। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मलिक साहब बताइएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कोई टीम में तब्दीली मुतवक्के है या वही स्क्वाड खेलने में आएगा? और ख़ास तौर पर ज़रा बॉलिंग का जिक्र करें, ये बैटिंग विकेट्स हैं या फिर बॉलिंग कमज़ोर है? मलिक साहब ये बताइएगा, आप जी जी मलिक साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल मैच है। आपको पता है कि पाकिस्तान की जर्नी स्टार्ट होगी आया कि पाकिस्तान ने पहला मैच विन किया है। आपको पता है नेदरलैंड की साइड जो है वीकेस्ट साइड थी कंपैरेटिवली पाकिस्तान की टीम, और श्रीलंका के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान, आपको पता है कि लास्ट मैच नेल बाइटिंग में पाकिस्तान हारा है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की अब जो परफॉर्मेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं। पाकिस्तान ने सब मैचेस जीतने। पाकिस्तान की टीम आपको पता है कि टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। जब एक विनिंग ट्रैक में आती है, कॉम्बिनेशन बनता है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और दूसरा ये कि टीम की कॉम्बिनेशन के हवाले से बात की तो आपको यहाँ पे असद शफीक को यूटिलाइज करना चाहिए। आपको पता है कि लास्ट जो एशिया कप का मैच हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका, उन्होंने बहुत अच्छी 50 भी की थी। ओपनर्स आपके अभी भी टैग कर रहे हैं, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि आया श्रीलंका जो है वो पहला मैच हारी है और उनके अगेंस्ट हाईएस्ट टोटल हुआ है, 429 रन किए हैं, 3 सेंचुरी भी स्कोर हुई है साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो पाकिस्तान को भी इसी तरह से एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, ओपनर्स का पार्ट प्ले करना चाहिए, लेकिन ऊपर से रन्स होंगे। और पाकिस्तान को 350 प्लस, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, 350 प्लस पे जाना चाहिए। खुर्रम, ये बताइए कि आज के मैच के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपना दूसरा मैच भी अपने नाम कर सके? लेकिन मैंने आपको कहा ना, पाकिस्तान को एक पॉजिटिव और प्लस एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। शुरू की पावर प्ले को सही यूटिलाइज करना चाहिए। यहाँ की जो आपकी विकेट्स हैं वो आपको पता है कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं राजीव गांधी स्टेडियम में। और पाकिस्तान के स्पिनर के लिए भी देखें टेस्टिंग टास्क होगा। फिर स्पिनर्स को तो देखें अभी कोई वो चांस नहीं है, आपने परफॉर्मेंस देनी है। शादाब खान के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, उनको कैरी ऑन किया हुआ है। साथ में आपके जो मोहम्मद नवाज है, और साथ में पार्ट टाइम स्पिनर जो है इफ्तिखार, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर प्लस आपने इंडियंस को भी देखा है कि जिस तरह से उनकी स्पिन बॉलिंग अटैक है, यहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के पेसर शहनशाह अफरीदी को क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं, साथ में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हसन अली हैं दूसरे, हारिस रऊफ, उनका भी वाइटल किरदार होगा।
ठीक है। अच्छा, मलिक खुर्रम, ये बताइएगा कि ये सारा जो सिलसिला चल रहा है इसी के हवाले से बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर पहुँचें और मैच देखें। ये ज़ैनब अब्बास का क्या मामला चल रहा था आईसीसी के साथ, और वहाँ से भारत से वो जो निकली हैं उसकी क्या वजह थी? देखिए, उन्होंने 2014 में एक ट्वीट किया था, तो उसको बेस बनाते हुए वहाँ के जो हिंदू पसंद है तंजीम, उन्होंने उनके ऊपर एक एफआईआर कटा दी, तो दिल्ली पुलिस ने उनको उस हवाले से अप्रोच किया। और देखें, आपको पता है कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उन्होंने गौ माता की जो उनके हवाले से उन्होंने ट्वीट वगैरह किए थे, फिर सचिन के ऊपर किए थे, तो उस हवाले से बेस बनाते हुए अब वो दुबई वहाँ से एग्जिट कर गई। इंडीज आया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो टिल एंड ऑफ वर्ल्ड कप था। और दूसरी तरफ कल आपके जो हमारे यहाँ पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं ज़का अशरफ साहब, उन्होंने भी सेक्रेटरी खारजा साहब से रब्ता भी किया है सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से पाकिस्तानी टीम के। और दूसरे जो वीज़ा इशू हैं, देखें नंबर ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो जाना चाहते हैं, मीडिया पर्सनल्स हैं वो वेट कर रहे हैं, वीज़ा अभी तक इशू नहीं किए गए। आपको पता है कि अपकमिंग जो अहमदाबाद में 14 तारीख को मैच है, पूरी दुनिया की नज़रें उस मैच के ऊपर हैं और नंबर ऑफ क्राउड वहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ पे आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1,32,000 की कैपेसिटी है, तो वहाँ पे वैसे भी सबसे ज़्यादा इंडियन होना, पाकिस्तान की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और हम आप नहीं समझते कि ऐसे टाइम पे जब भारत आईसीसी वर्ल्ड कप जैसे आप बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की हिकमत अमली नहीं अपनानी चाहिए कि आप ना तो जर्नलिस्ट को वहाँ पे वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हैं, ना आप स्पेक्टेटर्स को अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप उस तरीके से सेफ्टी भी नहीं दे रहे, तो क्या भारत के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी नहीं है? देखिए, बिल्कुल होस्ट नेशन के हवाले से नाकामी है। अभी आपने रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप देखा है कतर में, जिस तरह से उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज कराया, जिस तरह का वहाँ का स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, और हर चीज़ें जो पहले से जो अरेंजमेंट होती हैं सिक्योरिटी के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, देखिए पूरी दुनिया ने वहाँ पे ट्रैवल किया था। तो इसी तरह देखिए होस्ट नेशन, आपको पता है कि वर्ल्ड कप होता है 4 साल के बाद, और 4 साल का मेरा ख्याल जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। उसके अंदर से आप हर तरह की अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर जिस तरह से एक्रीडेशंस के हवाले से जो लेट हुई है, देखें ये पहले से चीज़ें होती हैं। अभी आपने रिसेंटली भी देखा एशिया के हवाले से भी जो हुआ था, उसके अंदर भी उस तरह से क्राउड की अटेंडेंस नहीं थी, और यहाँ पे भी आप लैग कर रहे हैं। आपकी ओपनिंग सेरेमनी देखें, कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई इंडिया को। वहाँ पे देखें सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं जाना चाहते, पूरी दुनिया से क्रिकेट लवर्स जो हैं वो मैच देखने के लिए जाना चाहते हैं, और उनको वीज़ा इशू आ रहा है। सही बात है, सही बात है। उम्मीद की जाती है कि कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो। अभी तो लंबा वर्ल्ड कप बाकी है। बहुत शुक्रिया मलिक खुर्रम शहजाद अवान हमारे साथ बात करने के लिए। और आज का मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी, बल्कि आज के क्या तमाम तर मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर आप लोग देख सकते हैं, और आज भी मैच देखें और एंजॉय करें मैच को। आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में बहुत बड़ा जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फुल कोर्ट बेंच की समाअत चल रही है। लाइव इन हियरिंग आप लोगों को पाकिस्तान टेलीविज़न पर दिखाई जा रही है। कल भी उसका सिलसिला था और आज भी 11:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच बैठेगा। और आज फैसल सदीकी जो कि MQM के वकील हैं वो अपने दलाइल देंगे और यहाँ से केस शुरू होगा। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये केस इंतहाई अहम है, और फिर इन हियरिंग जो है वो भी बहुत अहम है। इसके ऊपर पहले भी हमारे साथ गुफ्तगू करते रहते हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर लॉयर हैं और कानूनदान हैं जनाब हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। हाफिज़ साहब, नो डाउट हम 2 दफ़ा ये जिक्र कर चुके हैं कि बहुत अहम है लाइव इन हियरिंग, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक मिसाल जो है ना वो बनाई है। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से बताइएगा, कल की जो हियरिंग थी उसमें, और फिर तमाम तर पार्टीज़ आ रही हैं। चीफ जस्टिस बार बार इस्तफसार ये कर रहे हैं कि मुझे पता है आप मेरे हक़ की जो है ना वो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए तमाम तर हकूक़ जो हैं, और तमाम तर एक के पास नहीं रहने चाहिए, एटलीस्ट 3 होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब आपका बहुत शुक्रिया। अगर हम इसको ब्रॉडली देखें जी, तो पाकिस्तान का जो आर्टिकल 176 कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ज़िक्र है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके जो जजेज़ हैं, यानी कि चीफ जस्टिस और जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आएगी। अब ये है कि उसके बाद 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1980 के अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बनाए जो आर्टिकल 191 के नीचे है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरनल मैटर्स को किस तरह डील करेगी। उसके अंदर हुआ ये कि जो जब रूल्स बनाए गए तो सुप्रीम कोर्ट के जो सारे जजेस थे उन्होंने अपनी बहुत सारी जो पास थी या डिस्क्रिप्शंस थी वो अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दी। उसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट था जो आपका आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा
उसके अंदर था कॉम्पोजिशन ऑफ बेंचेस और फिक्सेशन ऑफ केसेस का था। ये थी 1980 की बात, और 1980 से पहले हमारे जो 1956 के जो रूल्स थे वो चल रहे थे। अब वक्त के साथ साथ चीज़ें जब आगे बढ़ती गईं तो जब 184(3) का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ और बेंच कॉम्पोजिशन पे बात होना शुरू हो गई, तो हमारी जो बार एसोसिएशंस हैं या बार काउंसिल्स हैं या जस्टिस सेक्टर से जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ पे बात करनी शुरू कर दी कि ये जो चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन है इसको रैशनल होना चाहिए। इसके अंदर 184(3) का जो प्रोसेस है उसके अंदर राइट ऑफ अपील दिया जाना चाहिए, चूँकि किसी भी सब्सटेंटिव लॉ के या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप कोई फैसला करते हैं तो राइट ऑफ अपील आपका एक फंडामेंटल राइट के तौर पे आया जाता है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको फिक्सेशन ऑफ बेंचेस के अंदर इस तरह रेगुलेट करें कि किसी के ऊपर पिक एंड चूज़ का ना आए। और आपने ये देखा कि पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म भी आया कि जी बेंच जो है वो कभी 3 है या 5 का है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी गई तो फुल कोर्ट पे बात नहीं आ रही थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बज़ाते ख़ुद इस पे एक्शन न किया इन सारी चीज़ों के ऊपर, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया 184(3) का, फिक्सेशन का, कॉम्पोजिशन ऑफ बेंचेस का, तो उसके बाद पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और वो जो लॉ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉस्पेक्टिवली उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड कर दिया। अब हुआ ये है कि अब आज इसकी चौथी हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो जो लेजिस्लेशन हुई है उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन बढ़ी है या कम हुई है। तो जुरिस्डिक्शन भी बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स की क्रेडिबिलिटी है उसकी तरफ भी एक इजाफा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट ये है कि इससे जब आप एक कलेक्टिव विजडम की तरफ चले जाते हैं 1+2 जिसका उस कमेटी की तरफ जिक्र है, तो उससे चीफ जस्टिस की या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो कम आएगी। बिल्कुल। अब उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री या जुडिशल हिस्ट्री के अंदर ये पहले चीफ जस्टिस है कि जो अपनी पावर को सेंटर्ड नहीं करना चाहते और वो पावर को देना चाहते हैं। अब आपने देखा कि जब वो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं जो आज चौथी हेयरिंग आएगी, तो जब वो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस एंड जजेस है। तो वो ये कहते हैं कि सिर्फ आप मुझे सेंट्रिक पावर न करें, बल्कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह कल उन्होंने जिक्र किया कि अगर मैं पायलट हूं और मेरे साथ 2 को पायलट बैठ जाएं तो आपको इसके अंदर क्या इतराज़। और बात बिल्कुल इसके अंदर ठीक है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उस चीज़ के अंदर, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस पिछले 15-20 साल से चल रहा था उसके अंदर जो अनलिमिटेड डिस्क्रिशन है, अगर उसको 1+2 करके रेगुलेट कर दिया जाए और उसके बाद बेंच की कॉम्पोजिशन जो है उसको ठीक कर दिया जाए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स है 5 जजेस उसको सुन लें, फिक्सेशन ऑफ केसेस अगर मेरा और आपका सुप्रीम कोर्ट में केस जाए तो उसे सुनना जाना चाहिए ना। उसके अंदर ये तो नहीं है कि चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन हो कि मैं जब चाहे लगाऊं जब चाहे ना लगाऊं। तो दुनिया के अंदर भी यही है कि आपकी 15-20 दिन के अंदर वो हेयरिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर अब सिर्फ बात उस लेजिस्लेटिव पे नहीं हो रही बल्कि उस लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पे हो रही है कि जी क्या पार्लियामेंट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो बिल्कुल पार्लियामेंट को कहाँ किसने रोका है कि आप नहीं कर सकते। हुआ सिर्फ ये है कि आपने 50 साल के अंदर पार्लियामेंट ने उस पर लेजिस्लेट नहीं किया और ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ी रखी। अब एक जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात आई है उससे इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को आप कर्टेल करें या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर को आप इम्पोजिशन को चीज़ कर रहे हैं कि आप ये कर नहीं सकते, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड किया गया है अंडर द स्टैट्यूट। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो मेजॉरिटी जजेस इस वक्त 15 के बैठे हुए हैं उनमें सारे इस चीज़ के अंदर कहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास अनब्रिडल्ड डिस्क्रिशन नहीं आनी चाहिए। चीफ जस्टिस के पास फिक्सेशन ऑफ बेंचेस की जो डिस्क्रिशन है उसको रेगुलेट होना चाहिए, अर्ली केसेस जो है फिक्स होने चाहिए। अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो वो बात यहाँ पे है कि क्या इस पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन से सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो वो अब ये है कि पूरा फुल कोर्ट बैठा हुआ है। अगर वो ये मुनासिब समझते हैं कि पार्लियामेंट ने ये बात ठीक की है तो बिल्कुल बात ठीक है, और अगर वो ये समझते हैं कि हमें अपने लेवल पे ये कर लेना चाहिए तो वो भी बात ठीक है। लेकिन जो चीज़ें आई हैं आप इनसे आंखें बंद नहीं कर सकते, ये अब वक्त की ज़रूरत है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो आज की हेयरिंग या पिछले 2-3 ऑब्जर्वेशन आई हैं उसके अंदर पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट की मेजॉरिटी इस वक्त जजेस की है वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और इसकी जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है कि इसके अंदर जो है गुड इंटेंशन के साथ चीज़ आई है और सिर्फ इस चीज़ की बुनियाद के ऊपर कि आपको 2/3 मेजॉरिटी ही चाहिए तो आप उसको अमेंड कर लें। मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे और उसके अंदर ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी भी आएगा और पार्लियामेंट की एक जो सुप्रीमेसी है या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आएगी। वंडरफुल वंडरफुल। मेरा ख्याल है हाफिज साहब आपने कोई सवाल जो है हमारा रहने नहीं दिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। वेल उम्मीद करते हैं कि आज मुकम्मल हो जाएंगे। आज इसका फैसला आएगा और अच्छा फैसला इंशाल्लाह और फिर हम इस पे अपडेट आपसे जरूर लेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब वक्त निकालने के लिए। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप कुछ देर बाद 11:30 पे आप लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे और एक अहम मुद्दा और जिसकी तरफ हम लोग अक्सर इशारा करते हुए बात भी कर चुके हैं। मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिन से इसके ऊपर कंटिन्यूसली जो है उसके ऊपर बात हो रही है और वो ये है कि गैर कानूनी तौर पर जितने भी गैर मुल्की यहाँ पे रह रहे हैं उनको किस तरीके से वापस अपने अपने ममालिक भेजा जाए, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ उनकी वजह से हो रहे हैं और देखा जाए तो मुतअद्दिद बार वो दहशतगर्दी और इस तरह के वाक़यात में भी मुलविस पाए गए हैं। बिल्कुल जी, और इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि बहुत अहम फैसला है और अक्सर इस पर हम लोग अभी तक राय ले चुके हैं। गैर कानूनी और गैर कानूनी जो लोग अफराद यहाँ पर मुकीम हैं उनको वापस भेजने का, लेकिन आपको लगता है कि ये जो डेडलाइन दी गई है 1 नवंबर तक की, ये तब तक मुमकिन है या इस प्रोसेस को ऑन गोइंग रखना चाहिए और आगे चलता रहना चाहिए? देखिए, ये डेडलाइन जो है ये रजिस्टर करवाने की या ये बताने की है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये डेडलाइन इस चीज़ की नहीं है कि एक ही टाइम पे या एक ही दिन में सबको निकाल बाहर किया जाएगा, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग तो सिर्फ अफ़गानिस्तान से नहीं, बहुत से और ममालिक से, अफ्रीकन कंट्री से भी यहाँ पे आके इलीगली रह रहे हैं। उनमें से कुछ तो लीगल स्टेटस जो है वक्त के साथ वो हासिल कर चुके हुए हैं। बाकी जो है, जो अभी जिनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक डेडलाइन दी गई है कि इस टाइम तक आप रिपोर्ट करें, इस टाइम तक आप मंजर आम पे आ जाएं, नहीं तो फिर आपके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, फिर इन लोगों को ढूंढा जाएगा, जैसे कि सारी दुनिया में होता है, जैसे कि वेस्ट में होता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो आगे आगे भाग रहे होते हैं और पुलिस उन्हें पीछे पीछे। ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, हमें ये बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ को कभी इस पे तवज्जो ही नहीं दी गई कि एक सॉवरन कंट्री के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके तमाम शहरी जो हैं वो रजिस्टर्ड हों, वो टैक्स पेयर्स हों, वो आपके एक सिस्टम के अंदर हों, आपको पता हो कि उनकी रिहाइश कहाँ है, आपको पता हो कि वो कौन है, उनका कोई ना कोई तस्वीरी प्रूफ आपके पास मौजूद हो, कोई आइडेंटिफिकेशन आपके पास हो। ये हम पता नहीं इतने सालों तक ऐसे ऑपरेट कैसे कर गए कि हमारे पास कितने ही लोग जो हैं जिनका कोई सिरे से जो आइडेंटिफाई ही नहीं हो सकते और वो कहीं ना कहीं पे रह रहे हैं। और आप देखें कि हमारी सिचुएशन कितनी वल्नरेबल है। हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम 24 घंटे जो है वो किसी ना किसी महाज पे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तो उसमें इस चीज़ की गुंजाइश इससे पहले क्यों ख्याल नहीं आया, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये कि ये बिल्कुल सही टाइम है क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है उसमें अफ़गानिस्तान की मैं बात करूँगी। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी दहशतगर्दी का जो है वो बाकायदा इस पे काम कर रहा है और इस पे अपनी इंटरिम गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको बाकायदा से इस पूरे प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये हमारे लिए ये बहुत नुकसानदेह है कि आप यहाँ से चावल, चीनी, गोश्त, हर चीज़ जो है वो स्मगल करके ले जाएं, जिससे हमारी इकोनॉमी पे भी नुकसान पहुँचे। यहाँ से डॉलर की इतनी बड़ी, आपको पता होगा, आप तो रिपोर्टिंग करते ही हैं, बताते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट यहाँ से ब्लैक मनी की जो है वो पकड़ी गई है। तो वो सारे का सारा पैसा भी जो है, वो सारी की सारी अशिया भी जो है वो अफ़गानिस्तान जा रही हैं और उन सब के जाने के साथ हो ये रहा है कि हम बहुत सफ़र कर रहे हैं।
हम एक जगह पे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं तो हमारे लिए लोग ट्रेस करना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग प्रॉपरली किसी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, वो कहीं से भी घुस के आकर किसी भी गली किसी भी मोहल्ले में रहना शुरू हो गए हैं। और दूसरी सूरत में अब ये है कि जब आपके साथ स्टेट लेवल पे जो है इकोनॉमिक टेररिज्म शुरू हो जाए तो फिर पाकिस्तान को उसके लिए बहुत से स्ट्रिक्ट मेजर लेने ही थे। और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे आप पूरी तरह एग्री करेंगे कि पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। जैसे अब हम बैठे हुए हैं तो पूरा एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, आपको एक दूसरे मुल्क की ज़ुबान सीखनी है, उसका कल्चर सीखना है, फिर आपने जब परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे हमें हिस्ट्री तक जो है वो हिस्ट्री इवन लोकल्स ने नहीं पढ़ी होती, वो हम पे हंस रहे होते हैं। उससे ज़्यादा हिस्ट्री बाकायदा हम उसका एग्ज़ाम देते हैं, उस टेस्ट को पास करते हैं, ज़ुबान कंपलसरी है। लेकिन अफ़गानियों के साथ हमेशा से ये मसला है, वो हमारे कल्चर के साथ इंटीग्रेट नहीं होते। उनको हमारे कल्चर में ख़ास तौर पे हमारा जो एग्रीगेरियन कल्चर है वो उनका नोमैड कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है, उसको वो नापसंद करते हैं। उसकी अपनी एक वजह है, उनके पास पूरा हक है, जैसे हमारे पास है कि मैं अपने कल्चर से मोहब्बत करूं, उनके पास पूरा हक है कि वो अपनी कल्चर से अपनी वैल्यूज से मोहब्बत करें। लेकिन किसी की जगह पे रहने के लिए आप इंटीग्रेट किए बगैर आप नहीं रह सकते। और आपने देखा होगा वो गेटोज में रहते हैं, वो इंटीग्रेट नहीं करते उनके, और वो हमारे ख़ास तौर पे हमारे अर्बन पाकिस्तान और पंजाब के कल्चर को तो वो पसंद भी नहीं करते। इसके लिए उन्होंने बहुत से टर्म्स रखी हुई हैं, बहुत से नाम रखे हुए हैं। हमारा रहन सहन उसे पसंद नहीं आता है। और सड़कों पे गलियों मोहल्लों में ये कहते फिरते आजकल भी कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही हैं कि जी मैं दिल से अफ़गानी हूँ और मैं अफ़गानी हूँ और कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। भाई कोई आपको यहाँ से नहीं निकाल रहा है। अगर आप अफ़गानी हैं, दिल से अफ़गानी हैं, तो पहली बात ये है कि आप अफ़गानिस्तान वापस चले जाइए, आपके मुल्क के हालात बेहतर हो गए। वेल डॉक्टर साहिबा मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर किसी भी नेशनलिटी को मेंशन या स्पेसिफिक नहीं करते, क्योंकि हमारे ये क्रैकडाउन जो चल रहा है ये तमाम इलीगल फॉरेनर्स के लिए चल रहा है। जितने भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे गैर मुल्की रह रहे हैं उनके लिए। डॉक्टर साहिबा ये भी बताइएगा कि मुस्तकबिल में ऐसे कौन से इक़दाम लेने चाहिए कि इस प्रोसेस को दोबारा रोका जा सके? मुस्तकबिल में आप जैसा कि हमने बिल्कुल ये सब के लिए है, ये मैंने आपसे कहा कि ये अफ्रीकन कंट्रीज के भी कुछ लोग जो हैं हमारे पास हैं। और इसके अलावा Give it a spin, please. Joss has now got the coin. Give it a spin, please. Tails is the call from Shakib Al Hassan. Shakib, you've won the toss. What are you going to do and why? We'll field first. Obviously, a little cooler than the other day. Hopefully, our seamers can get something out of this pitch and we can go on from there. What is your team news? We got one change, Shak Mehdi playing in place of Mahmudullah. What pleased you most about that performance against Afghanistan? I think the way we fielded, we didn't get the start we wanted, but the way we believed, I think that was the pleasing side. We want to do the same thing. You know, obviously it's a different game, different mindset, but we want to be as calm as possible. Mehdi was player of the match in that game. As a spin bowling all-rounder, how much are you loving the work that he's doing and how he's progressing as a cricketer? Yeah, I think he came a long way. You know, but I've been watching him since 2016, you know, when he made his debut against England. Since then, he came a long way. I think his batting improved a lot. He's one of the leader in our team at this moment and he's growing confidence every day. So is your side, but this is going to be a real test against the world champions. Yes, they're the world champion. We have to be at our best to be able to get a good result, but we are up for the challenge. Go well, Shakib. Thank you. Joss, you lost the toss. What would you have done? Yeah, we'd have looked at field first as well. What is your team news? We've got one change. Reece Topley comes in for Moeen Ali. If you go back to that New Zealand game, as a captain, did you look at it just a bad day at the office, or was there something specific you needed to nip in the bud early in the tournament? No, I think it was a bad day at the office. You never mean to not play as well as you can. We know we were short of our best, and we've had a couple of good days practice before today, and we look forward to trying to put in a good performance. And one thing your team has shown over the years is that you're resilient and you bounce back well.
Yeah, we do, and I think that's due to the quality in the team. You know, good players, generally perform. So we're expecting a good bounce back today. Quick word about the outfield. A lot's been said about it, written about it. Is it a day for just both sets of players to be careful in the deep? Yeah, I think you've got to be a little bit smart, but as much as you can, block it out and focus on performing your skill and trying to get the win. Go well, Joss. Thank you. So the news from the toss is that Bangladesh have won it. They're going to have a bowl. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 7वां मैच इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान धर्मशाला स्टेडियम में टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले फील्डिंग का फैसला किया और आखिरी मैच अफगानिस्तान से बांग्लादेश जीता था और लेकिन इंग्लैंड अपना पहला मैच हार चुका है। तो आज देखना होगा कि इंग्लैंड जीतेगा। ऑब्वियसली एक सिचुएशन जो नज़र आ रही है, बांग्लादेश की टीम थोड़ी सी डाउन नज़र आती है और इंग्लैंड वैसे भी लास्ट के टाइम का वर्ल्ड कप विनर है। सो अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। वाले हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, और गुफ्तगू कर रहे थे हम लोग गैर कानूनी मुकीम अफराद के हवाले से। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे एक बहुत ही अहम चीज़ का जो आप लोगों को हम लोग दिखाने जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, फ़रहान खान एक पाकिस्तानी रिहायशी, फ़रहान खान की एक अंदोनाक दास्तान के बारे में मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी मैं गुफ्तगू कर लूँ और फिर हम लोग आपको बराह रास्त कोई चीज़ दिखाते हैं। ज़िला बहावल नगर की तहसील चिश्तियाँ हैं जहाँ से उनका ताल्लुक था और मामूली सी रंजिश की वजह से कुछ आपस में घरेलू या जिस भी वजह से वो चलते चलते उनका बॉर्डर क्रॉस हो गया और जब वो सरहद पार कर गए तो इंसानी शक्लों और सरकारी जामों में मलबूस कुछ लोग उन्हें मिले और कुछ लोगों ने उन्हें इंसानियत के लिए एक सर जो है ना वो शर्म से झुका देने वाली मिसाल बना दिया। वो कैसे हुआ कि दरिंदा सिर्फ तो भारतीय भेड़ियों ने वो उनकी भीड़ चढ़ गया और इंसानियत की तौहीन की कहानी जहां तमाम गैर इखलाकी इक़दार, गैर मुनसिफाना इक़दाम और बर्बरियत के राज ने उस मासूम की रूह पर ऐसे घिनौने और ऐसे घाव लगाए हैं कि इंसानियत का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। आइए इसी हवाले से ISPR की एक खुसूसी दस्तावेजी फिल्म है, वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान और भारत की सरहदें शिमाल में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जनूब में सर क्रीक तक फैली हुई हैं। दोनों ममालिक की तकरीबन 2600 किलोमीटर की सरहद मुख्तलिफ जोग्राफियाई और आबादियाती इलाकों से गुजरती हैं, जो कि बॉर्डर के आर पार रहने वालों की जिंदगी को मुतासर करती हैं। बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल मकामी बाशिंदों की जिंदगी को और मुश्किल बनाती है। बॉर्डर के इलाके के लोगों के लिए बॉर्डर एक मुश्किल अनजाने खौफ की वो लकीर है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी हर वक्त मुश्किल में रहती है। गलती से बॉर्डर पार करने वालों की जिंदगी तो एक आजमाइश बन जाती है। एक फैक्टर है समझने वाला, वो ये है कि फेंस जहाँ पे हुई है और जहाँ पे ज़ीरो लाइन है उसके दरमियान 200-300 मीटर का डिस्टेंस है और वो एक लैंड का बहुत बड़ा पैच बनता है। लोग वहाँ पे जाते हैं और उस पैच में अगर घुस जाते हैं तो इंडियंस आर देयर एंड दे आर ऑलवेज वेटिंग कि कोई इस तरह शिकार है वो पकड़ लें। ऐसी ही एक कहानी पाकिस्तानी पंजाब के इलाके फोर्ट अब्बास बॉर्डर के करीब रहने वाले एक 14 साल के होनहार नौजवान फरहान खान की है। फरहान की स्कूल में साथियों के साथ लड़ाई हुई, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपने स्कूल से भाग गया। वो नादानिस्ता तौर पर दोनों ममालिक के बॉर्डर्स के दरमियान के इलाके में चला गया। इंतजार है जहाँ मैं खत्म न थी वञा। फरहान खान छठी क्लास में मेरे पास आया था। वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था और जो मैं उसको काम देता था वो मेरा मुकम्मल परफेक्ट काम करता था, बहुत ताबेदार था और ज़हीन फतीन था। मैं 9th क्लास में स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ किसी लड़के ने इल्ज़ाम लगाया था मुझ पे भी फरहान ने 1000 रुपया चोरी किया है। मैंने वो चोरी नहीं किया था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे डांटा। मेरे चाचा ने भी मुझे मारा था चारपाई से बांध के। गुस्से में मैं घर छोड़कर चला गया था। जब फरहान ने बाढ़ में मौजूद एक गैप के जरिए सरहद को बिला इरादा पार किया
तो उसकी ज़िंदगी ने एक तकलीफ दे मोड़ इख्तियार कर लिया। आगे एक गांव आया, वहाँ पर एक आदमी बैठा था ऐसे दरवाजे के पास। उससे मैंने बोला भी मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है। तो उसने पूछताछ करने लग गया, भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसे कैसे खाना दूँ आपको, आप लगते हैं हमारे क्या हो ये। तो मैंने उसे बोला भी मैं ऐसे आया हूँ, घर से लड़ाई करके आया हूँ, मुझे खाना चाहिए। तो उसने खाना तो दे दिया, लेकिन BSF को फ़ोन किया था। तो वहाँ पर BSF की गाड़ी आई और मुझे उठाकर लेके गई, एक कैंप में लेके गई। एक ऐसा भयानक हादसा जो कई बरसों तक उसकी जिंदगी को मुतासिर करता रहेगा। उन्होंने मुझे तकरीबन एक हफ्ता लगातार उन्होंने मुझे मारा था। गर्म कर उन्होंने मुझे बाजू, टांगों पे और यहाँ पर भी की लगाया था, टांगों पे अभी निशान है। 3rd डिग्री टॉर्चर किया था। वहाँ पर एक और भी मुसलमान था, उसकी उन्होंने तो उंगलियाँ काट रखी थी। वो बोलते थे कि अपने पापा को फ़ोन करो और उनको यहाँ पर बुलाओ। उसकी मासूमियत उससे छीन ली गई और उसका पूरा ख़ानदान एक तवील अज़ियत का शिकार होकर रह गया। तो 3 महीने हमें कोई किसी किस्म का भी इल्म नहीं था कि हमारा बच्चा कहाँ है। जब ये घर से फरहान निकला तो जो हालात मेरे वालिद के थे देखता था, आता था घर में जब तो पूछता था बेटा क्या खबर मिली है, तो बोल रहा था अबू कोई खबर नहीं मिली कहीं से भी। तो बाप बेटा रोने लग जाते थे बस। जो खाना दिया जाता है वो भी ऐसा सही नहीं दिया जाता, उसमें कीड़े भी आते हैं और सिर्फ पाकिस्तानियों को देते हैं, इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं और हम मुसलमान हैं। दिल इतना डरता ही भाई मेरा बच्चा पता नहीं जिंदा ही है कि नहीं। और वालदा जो मेरी है इसी परेशानी से उसकी आंखों की बिनाई चली गई है। वहाँ जेल में बंद रहता था तो सारा दिन यही सोचता रहता था कि पीछे मेरा कोई जिंदा भी होगा कि नहीं। किसी फैमिली का फ़र्द मिसिंग होता है तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस के सारे लोग पुलिस के पास आते हैं। तो सेम वेंट विद फरहान। तो जब वो हमारे पास आए तो अल्टीमेटली एक लेटर भी फिर आ जाता है फरहान की वेरिफिकेशन का। हमने जब रिकॉर्ड पूरी फैमिली का लिया, पूरी फैमिली वॉज इनोसेंट। हमें पता ये चला कि ये तो ऐसी फैमिली नहीं है, तो फिर वाई ही हैज़ क्रॉस्ड ऑन द अदर साइड। तो फिर सारे डायनामिक्स और सारी चीज़ें जब पता चली तो वो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये मिस्टेकनली उधर क्या है। जैसे भी इंडिया से कॉल आई है तो उन्होंने बोला ना कि पाकिस्तान तुम्हारा बच्चा इंडिया की जेल में बंद है श्री गंगानगर में। तो हमारे तो पाँव से ज़मीन भी निकल गई है कि हमारा बच्चा तो ख़त्म है, बस हमें नहीं मिलता। लाश मिल सकती है, बच्चे का उम्मीद नहीं, हमने छोड़ दी थी। मेरा बच्चा किस हालत है जोसी ला जाने बच्चे तो जुल्म करें दे पैसा। रात में सुती पई नहीं जी, इमें ख्वाब आमना भज के उठी बावना। मौके से फ़ायदा उठाते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी ने सूरत हाल को अपने घिनौने मकासद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। 3 या 4 दिन बाद मुझे फिर इंडिया से कॉल आती है, तो उसने बोला कि मैं आपके बच्चे से मिला हूँ, तो जिस तरह भी करो आपने किसी को बताना नहीं है, तो आप इस तरह करो आ जाओ, तो मैं आपके बच्चे से पहले मुलाकात कराऊंगा, फिर उधर से रिहा करा के बॉर्डर भी क्रॉस कराऊंगा। एक काम वो बोलते हैं आपको करना पड़ेगा। मैं कहा मुझे बताओ। बोलते हैं जो आपके मेन गेट है ना, और ना मेन रोड है ना पाकिस्तान के हाईवे, तो इसके ऊपर आर्मी के छावनियों के गेट हैं, उनकी वो तस्वीर मांगते हैं। बोलते हैं अगर ये तस्वीर व्हाट्सअप कर दो तो वीडियो कॉल करा देंगे आपके बच्चे से। तो मैं समझ गया, मैं कहा ये आदमी बिल्कुल उनकी एजेंसी का है, तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उसके फ़ौरन बाद ही मैंने अपनी, क्योंकि इधर बॉर्डर हमसे नज़दीक है, तो पाकिस्तान रेंजर को मैंने इतला दी है कि ये मेरा इंडियन से रब्ता हुआ है, तो ये चीज़ें वो मांग रहे हैं। जयपुर लेकर गए थे, वहाँ पर पाकिस्तानी कैदी मौजूद थे। उसमें पाकिस्तानी कैदी थे, वो एक ही कमरे में बंद थे और वो बता रहे थे कि हम 20-20 सालों से 15-15 सालों से वहाँ पर बंद हैं। उनको कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, वो नीचे सो रहे थे, उन पर कोई कपड़ा वगैरह नहीं था और वो उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो अपने मतलब अंदर ही पेशाब कर देते थे, उल्टी वगैरह कर देते थे। बाथरूम का जो पानी था ना सर, उनका बाथरूम का पानी, वही वो पानी पीते थे और वही पानी बाथरूम में इस्तेमाल करते थे। हमारे गले पर हाथ कर रखते थे, हमें मारते थे, अगर आप नहीं ऐसा करोगे तो हम आपको जान से मार देंगे। उनके पास गनें भी होती थी, डंडे लेकर भी, लाठियाँ लेकर भी आते थे। उन्होंने मेरे साथ भी ज्यादती की।
3 दिन तक की थी सर। मेरे साथ 3 और हैं सर, उनके साथ भी की थी। उन्होंने मेरे ब्लड वगैरह भी निकाले थे और उसके अलावा मेरे साथ ज्यादती की थी, गंदे काम भी किए थे। फरहान को जिस जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का सामना करना पड़ा वो इंसानी हकूक और जिनेवा कन्वेंशन के ज़ेर हिरासत कैदियों के हकूक के मुआहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। A juvenile offender is supposed to be kept in separate prisons, where not with adults. This ensures the sanctity of their own person, not to be attacked, not to be sexually attacked, not just by those who are responsible for the safety, but also their own fellow inmates, for example. So the guarantees apply beyond the territory of India as well. बॉर्डर की दूसरी तरफ कवानीन और लोगों के नुक्ते नज़र में फ़र्क है, जबकि पाकिस्तानी हुकाम ऐसे मामलात पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक और दस्तखत किए गए मुआहिदों की रोशनी में अमल दरामद करते हैं। एक हमारा लॉ है फॉरेनर्स एक्ट, उसके तहत हमारे पास आते हैं, फिर हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अगर ये पता चले कि मिस्टेकनली आते हैं तो क्लियरली उनको वापस किया जाता है। और उसकी पूरी SOP ये है कि हम वही बॉर्डर जो फोर्सेस हमारी हैं, रेंजर्स हैं, उन अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर हम अक्रॉस द बॉर्डर जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनको बताते हैं और जब तक हमारे पास बचा रहता है हम उसको बड़ा लुक आफ्टर करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे खाना पीना रहन सहन कैसा है उनका? जेल खाना पीना सही मिलता था। जब छोड़ा तब क्या बोला? जो हमने आपके साथ में किया है जैसा वैसे ही आप बताना जाकर। काम करवाते थे वहाँ पे आप? जी नहीं। अच्छा, कोई तंग वगैरह करते थे? खाने पीने को कैसा था? खाने पीने को तो सर जीने खाने के लिए तो खाना देते थे। अब आपको जब छोड़ा क्या बोला उन्होंने? अभी छोड़ा है कि बोला दोबारा अभी इधर नहीं आना। पाकिस्तानी हुकूमत का गलती से सरहद पार करने वाले अफराद के साथ सलूक का एक साफ रिकॉर्ड रहा है। हत्ता कि भारत ने जिन अफराद को दहशतगर्दी के लिए भेजा उनके साथ भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बर्ताव किया गया। मार्च 1991 में पाकिस्तान गया था और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था देश के लिए काम करने के लिए। वहाँ पर मैं तकरीबन 3.25 साल रहा हूँ। 3.25 साल मैंने काम किया है और मैं गिरफ़्तार हो गया। 27 अक्टूबर 1996 को मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे करके सिविल जेल सेंट्रल जेल कोटला लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुझको रिलीजिंग का आर्डर किया। इंडिया गवर्नमेंट ने मुझे ऑन किया और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझको रिलीज़ कर दिया। आज मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी अभी मेरे अपने लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के दिए गए हैं। ये वाक़या भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों की हालात ज़ार पर कई सवाल खड़े करता है। But we have a situation in India, for example, Pakistani prisoners. We have a report from Al Jazeera the way they are abused, sexual torture, rape. These are frequent occurrences, especially against Pakistani citizens and Muslims who are also Indian citizens. We have a number of instances, reports of the United Nations, where Indians have mistreated juvenile offenders. कि हमें ये अंदाज़ा था कि वो बच्चों के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती करते हैं और जब 3, साढ़े 3 साल, 4 साल बाद तकरीबन बच्चा वापस आया है तो उसके ऊपर शदीद किस्म का तशद्दुद था कि जब भी कोई गलती से इधर बॉर्डर क्रॉस कर जाए इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है ऑन द अदर साइड काउंटर पार्ट्स को कि ये बंदा आ गया है, उसके पार्टिकल्स शेक किए जाते हैं और अल्टीमेटली उसको फिर हैंड ओवर भी किया जाता है, विच इज़ जो उसका ड्यू प्रोसीजर है उसके तहत। 4 साल भारतीय जेल में रहने के बाद फरहान खान फरवरी 2023 में डूबती उम्मीद के साथ अपने मादरे वतन वापस लौटा। उस पर जुल्म और तशद्दुद का दरवाज़ा तो बंद हो गया, लेकिन क्या उसके जिस्म और रूह पर लगने वाले ज़ख्म कभी मुंतमिल हो जाएंगे? मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा कभी ठीक होगा। 6 दिन मैंने इसको ऊपर गौर किया और दिन रात ये मसलन स्लो आवाज़ से बोलता रहता था। ये घर में घुसा करता था और इसको इतना इल्म नहीं था कि ये अपने बाप से बात कर रहे या अपनी वालदा से बात कर रहे, इतना इसका जहन भी नहीं काम कर रहा था। ये अपने गले के कपड़े भी फाड़ देता था।
जो चीज़ घर में पड़ी थी ये तोड़ने लग जाता था। तो रात को सोए सोए ऊपर उठ के तो चला जाता था, भाग जाता था, फिर हम इसको पकड़ के लेके आते थे। The degree of torture, the degree of distress that he's gone through, the damages that has been caused probably would cause depression, dissociation, transient psychotic reactions and what not as far as Farhan's mind is concerned. परेशानी के अलावा हमारा कोई काम नहीं था। ये बच्चा आने के बावजूद भी हमें परेशान हो गया था कि ये तो ना अकेला छोड़ने के काबिल है, ना कहीं जाने के काबिल है, अभी इसका मैं क्या करूं। उसको देखकर मायूसी भी हुई, परेशानी भी हुई इस बात की कि कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें, जैसे कोई आदमी ज़हनी टॉर्चर का शिकार हो। मैं खुद को ख़त्म करना चाहता हूँ। I think PTSD is a gross understatement about the damage and the destruction that has taken place as far as Farhan's mind, body, brain and dare I say his spirit. He's shattered forever. ज़हनी तौर पर ऐसे ही ख़त्म हो चुका हूँ। मेरे वालिद साहब परेशान हैं, मेरी बहन भाई हैं परेशान हैं, ये खामोश क्यों रहता है। मैं तो अपने आप को ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे और भाई कैद हैं उनके साथ ऐसा ना हो, कैदी जो जेलों में पाकिस्तानी कैदी हैं उनके साथ ऐसा ना हो, बल्कि उनके अपने भी अगर कोई कैदी हैं तो उनके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि जो उनके अपने हैं चाहे वो भारत के हैं कोई बात नहीं है, चाहे उनके अपने हैं लेकिन वो भी किसी माँ बाप के बेटे हैं। आज इसलिए ये बोल रहा हूँ अपनी, मैं चाहता तो कभी ना बोलता, हमेशा अपने दिल में अब ये बात दबाए रखता, लेकिन मैंने ये हिम्मत की है कि ये मैं बात दुनिया के सामने लाऊं और इन पर एक्शन लिया जाए। जो इंडिया अपने आप को बताती है कि हमारे मुल्क में इंसाफ चल रहा है, मुसलमानों के साथ इंसाफ चल रहा है या हिंदुओं के में इंसाफ चल रहा है, तो किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं है। फरहान का वाकया गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वालों के साथ होने वाली नाइंसाफियों और दर्दनाक सलूक का मुंह बोलता सबूत है और इंसानी हुकूक की घिनौनी खिलाफ वर्जियों का जल्द से जल्द मुहासबा करने का मुतालबा भी। ख़वातीन हज़रात, इंतहाई इमोशनल और दिल दहला देने वाली ये डॉक्यूमेंट्री थी, आप लोगों ने देखी ISPR की जानिब से, और यकीनी तौर पर आज का दिन भी बहुत अहम है। आज इंसानी जहनी सेहत के हवाले से, यानी कि दिमागी सेहत, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जा रहा है। और उसी से मुतसिल अगर हम ये भी देखें तो जिस तरीके से जहनी टॉर्चर की वजह से वो उनका पूरा ख़ानदान सफ़र कर रहा है और ना जाने कितने और इस किस्म के कैदी हैं जो सफ़र कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो इंसानियत सोज़ वाक़यात उन्होंने बताए, अल्लाह सभी को इन तमाम तर सिचुएशन से महफूज रखे। आमीन। बिल्कुल, आज जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जा रहा है और इसका अंदाज़ा मुझे इस तरीके से हुआ कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है कि जब मैं सुबह उठी तो मेरी अक्सर आदत है सोशल मीडिया पे पूरी एक नज़र डालने की कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कि तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे इसके हवाले से अपडेट्स डाली हुई थी एंड मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो जाए। कोई हमारे लिए एक टैबू बन चुका है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे ऑफ कोर्स जितने भी यंगस्टर्स हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी पोस्ट देखने को मिलती है जो कि ये कहते हैं कि यू डोंट नो कि दूसरा किस हाल से गुजर रहा है। तो ऑफ कोर्स आप अपने अल्फाज बोलने में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें क्योंकि आपको नहीं पता दूसरे की स्ट्रगल कैसी है, किस तरीके से वो किन हालात से गुजर है। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करना ज़रूरी है और इस दिन की अहमियत के हवाले से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली जी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 45 करोड़ अफराद किसी न किसी वजह से दिमागी सेहत से मुतासर हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारियों में अगर देखा जाए तो डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया। अब शिज़ोफ्रेनिया ऐसा है, एक दिमाग की ये मर्ज़ है जिसमें मरीज़ का दिमाग गैर हकीकी चीज़ों को हकीकत समझने लगता है और उससे रिश्तेदार, करीबी, अजीज़ सब दुश्मन नज़र आते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में 4 में से 1 शख्स को किसी हद तक ज़हनी सेहत की देखभाल की ज़रूरत है। इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर अज़मा मसरूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? जी बिल्कुल खैरियत। डॉक्टर साहिबा, आज का दिन बहुत अहम है, एक तो कुछ ज़रा इस दिन के बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा और जिस तरीके से मैंने मेंशन किया कि डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया उसके ऊपर भी बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, ये 10 अक्टूबर को जैसे कि आपने मेंशन भी किया तो ये आलमी ज़हनी सेहत का दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। और इसका पर्पज़ ये है बेसिकली कि लोगों को अवेयर किया जाए कि जो मेंटल कंडीशन है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल कंडीशन है। जनरली ये होता है कि मेंटल का वर्ड जो है वो थोड़ा स्टिग्मेटाइज्ड हो गया है,
लोग दूसरे को आपस में मजाक में भी कह देते हैं कि आप मेंटल हो गए हो, लेकिन एक्चुअली मेंटल से मुराद ये होती है कि एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर माइंड थॉट्स। अल्हम्दुलिल्लाह अब तब्दीली आ गई है जी, अब तब्दीली आ गई है। पिछले 1.5 साल में हमने इतनी बातें की हैं ना, हमने और आसपास तमाम लोगों ने, हमारे लास्ट गवर्नमेंट ने भी जिस तरीके से प्रॉपर्ली एक ऐप बनाई, उन्होंने काम किया, अब लोग जो है वो समझने लगे। ऐसा ही है, और मैं खुद चूंकि इस फील्ड से हूँ तो मैंने बल्कि ज़्यादा मैंने देखा कि लोग ओपन अप हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा पिछले 10 साल से, मैं तो खैर नोट कर रही हूँ, आप कह रहे हैं 1.5 साल से तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन पिछले 10 साल से मैंने नोट किया कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि बच्चों में बड़ों में जो प्रॉब्लम्स हैं लोग ओपनली आते हैं और आके वो बताते हैं कि हम आजकल इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो बहरहाल ओवरऑल ये कि ये 2-3 इसके पर्पसेस होते हैं इस डे को सेलिब्रेट करने के। एक तो ये होता है कि जो लोग मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफ़र करें, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, या जैसे दूसरे कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हैं जिसमें आपने मेंशन किया कि रियलिटी कांटेक्ट नहीं होता, तो लोग उनको, जैसे वो लोगों को अपने दुश्मन समझते हैं, तो लोग भी इन रिटर्न उनको अपना दुश्मन समझने लगते हैं, और उनके जो भी उनके सिम्टम्स होते हैं उनको पर्सनल लेके और उनको मजीद परेशान करते हैं, ना कि उनका इलाज करवाएं। एक तो ये कि अवेयरनेस आनी चाहिए कि ये बीमारियां हैं, ये प्रॉपर बीमारियां। लोग डिप्रेशन में, आप देखें, कमरे में बंद हो जाते हैं, अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज और काम छोड़ देते हैं, आइसोलेशन हो जाती है, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, पहली चीज़ ये। और दूसरा ये कि लोगों को अपनी सेहत के लिए क्या करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, अपने आप को माइंडफुल रख सकते हैं कि आप जैसे फ़िज़िकल सेहत का ख्याल रखते हैं, आप कहते हैं वॉक करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए, लाइकवाइज आपको मेंटली भी कुछ ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए जो आपको किसी भी जहनी इंतशार का शिकार न करें। बहुत सारे सवाल आते हैं, हम लोग ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज़ ब्रेक वापस आएंगे, फिर मुकम्मल तौर पर कंटिन्यू करेंगे। न्यूज़ ब्रेक हमारे साथ रहें। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान, और हम डिस्कशन कर रहे थे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर कि आज दुनिया भर में जहनी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, किस तरीके से इन चीज़ों को ओवरकम किया जा रहा है। उससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा मसरूर। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारी चीज़ें जो कि सामने आ रही हैं और स्पेशली यंगस्टर्स में आ रही हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसकी क्या रीज़न्स? देखिए, रीज़न्स तो बहुत सारी हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी एक वो कहते हैं ना, कॉम्पिटेंसी का एक दौर चल पड़ा है कि आपने स्ट्राइव करना है, आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी है, चाहे तो आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी जॉब सिनेरियो के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली आपको तेज़ से तेज़ जाना है, तो फिर ऑब्वियसली कि एक स्ट्रेस तो दिमाग के ऊपर होती है, पीस नहीं होता इंसान को। तो जब दिमाग ओवर यूज़ होगा, वो अपने आप को यानी कि ओवर यूज़ करेगा, तो ऑब्वियसली फिर वो अपनी फंक्शनिंग को भी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। कॉमनली किस एज ग्रुप में ये चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को अब तो इस तरह है कि टीन एज सबसे पहले तो वहाँ से शुरू होता है सिलसिला, और फिर वो अगर आप टाइम पे उसको नहीं देख पाते, बच्चों के कोपिंग मैकेनिज्म काम ठीक से नहीं करते, या उनको एनवायरनमेंट से सपोर्ट नहीं मिलती, उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, तो फिर उसके बाद वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर आप ये देखते हैं कि पढ़ाई में भी डिक्लाइन आता है, परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है। फिर ओवरऑल वो तो ठीक है, अगर पढ़ाई परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन जो पर्सनैलिटी डैमेज होती है, जो पर्सनैलिटी को नुकसान होता है, फिर वो लाइफ लॉन्ग होता है। क्योंकि इस तरह से ये होता है कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी वर्थ जो है वो खो बैठते हैं, और फिर ये होता है कि लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनमें फिर उनको प्रॉब्लम होती है, और एंजाइटी और डिप्रेशन दे बिकम पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी देन। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि शिज़ोफ्रेनिया या अभी हम जिसका जिक्र कर रहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और ये जब होते हैं तो क्या ये डायरेक्टली इसी पॉइंट पे जाके आपको पता लगता है कि आपको शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर है, या इससे पहले भी कोई इसके स्टेजेस हैं? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एक्चुअली ये जो प्रॉपर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये शुरू से ही थोड़े से इनके आसार ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे जनरली डिफरेंट होते हैं दूसरे बच्चों से, क्योंकि जेनेटिक होते हैं, जनरली जेनेटिक होते हैं। हाँ जी, उसमें ये होता है कि शुरू से बच्चा थोड़ा डिफरेंट होता है, ज़रा चीज़ों को और एंगल से ले रहा होता है। आप कुछ कह रहे होते हैं, वो कुछ तरह समझ रहा होता है, उसका बिहेवियर आम बच्चों से थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसके जो इमोशंस हैं जनरली वो डिस्टर्ब्ड होते हैं, ज़्यादा रोना हर बात के ऊपर, और चीज़ों को ज़्यादा नेगेटिव लेना। और इसमें पता जब चलता है कि जब जाके किसी लाइफ के इम्पॉर्टेंट मोड़ के ऊपर
कोई इस तरह की बात हो जाती है, कोई इस तरह का बिहेवियर डिस्प्ले हो जाता है कि जिसके बाद घर वालों को ये लगने लग जाता है कि अब तो मजीद नहीं चल पाएगा। अच्छा, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो लोग खुद सफ़र कर रहे होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया से या बाइपोलर से, वो जनरली उनको खुद पता नहीं होता कि वो उनके ऊपर कोई एपिसोड चल रही है या वो गलत कर रहे हैं या उससे नुकसान हो रहा है, उनका अपना ही नुकसान हो रहा है। तो जैसे अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें से किसी एक टाइप में ये होता है कि इंसान दूसरों को अपना दुश्मन समझता है, जैसे आपने बताया। तो वो दुश्मन समझता है तो वो समझता है, उसका माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि वो उसको कोई समझाएं भी अगर आप उसे, तो शायद वो समझ ना पाए, वो ये समझे कि आप भी दुश्मन की एक पार्टी का हिस्सा हैं और आप समझाना चाहते हैं। तो जब अच्छा खासा कोई प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे वो जॉब में हो, घर के इन्वायरमेंट में हो, शादी वगैरह से रिलेटेड हो, उसके बाद ये लोगों को ख्याल आता है कि कोई ऐसा मामला ज़रूर है कि जो सेट नहीं हो रहा, तो फिर वो डॉक्टर्स को दिखाने की तरफ जाते हैं। और ये क्या रिवर्सिबल भी है? रिवर्सिबल नहीं है, मैनेजेबल है, रिवर्सिबल तो नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छी मेडिकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन, उसका फॉलोअप और उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है, जो सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट कह लें, काउंसलिंग कह लें, इन चीज़ों के कम्बिनेशन के। देखिए, फिजिकली भी जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नॉट ओनली दैट कि आप मेडिसिन लेते हैं, आप अपनी लाइफ में भी चेंजेस करते हैं, आप अपनी रूटीन को भी बेहतर करते हैं अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखने के लिए। तो ये है कि ये कंबाइंड सपोर्ट के साथ एक इंडिविजुअल, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे वो बाइपोलर हो, बहुत अच्छा मैनेज हो सकता है और वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह की ज़िंदगी गुजार सकता है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम जितनी इन चीज़ों पे बात करते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पे या इस तरह के इश्यूज़ पे, तो हम उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव भी होना शुरू हो गए हैं वक्त के साथ साथ? पहले अगर हम चीज़ें इजीली मैनेज कर लेते थे तो अब हम फ़ौरन चले जाते हैं कि नहीं, मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, और उन चीज़ों को हम अपने ऊपर हावी करना शुरू हो गए। ये ना बिल्कुल आपने ठीक है, मगर ये एक साइकिल की तरह है कि जैसे पहले हमें पता नहीं था तो हम कर जाते थे, लेकिन जब हम कर जाते थे तो हम कहीं पर स्ट्रक भी हो जाते थे। अब हमें पता लग गया, अब हमारा माइंड ओपन हो गया, तो अब हम, जाहिर सी बात है, अब हम उसकी मैनेजमेंट की तरफ भी जाएंगे। तो एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि अगर हमें अवेयरनेस आ रही है। अब हम लोग जिक्र कर रहे हैं डिसऑर्डर्स का, वो तो एक मेडिकल कंडीशंस हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हर किसी को मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। जी बिल्कुल है। So, उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स अगर आप शेयर करना चाहें कि किसी को भी मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन और एंजाइटी भी अगली स्टेज हो जाती है, लेकिन वो किसी भी मसले से दो चार है, उसने अपनी जहनी सुकून हासिल करना है, तो उसके लिए जहनी सेहत के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट? देखिए, एक वर्ड जैसे हमने कहा है कि स्ट्रेस है, अब ये स्ट्रेस एक कलेक्टिव सा वर्ड है जो हम हर सिचुएशन में यूज़ करते हैं। देखें, जो भी चीज़ हमें मेंटली ओवरवेलम करती है या जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते इमोशनली, हम कहते हैं ये स्ट्रेस है, और है भी ऐसा ही। अब हमारे रिएक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। कोई अगर उसके ऊपर बर्डन आएगा तो वो सैड होकर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा। किसी के ऊपर आएगा तो वो मज़ीद एंशियस और वरी इतनी करेगा कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने इमोशन से अवेयर होना सीखें। आप सीखें कि इमोशंस कौन कौन से हैं और किन सिचुएशंस में कौन सा इमोशन आप जो है वो आपके अंदर जो है आप ट्रिगर कर देता है, ट्रिगर करता है, कौन सा इमोशन किस चीज़ को। और फिर मैनेजमेंट के तो मतलब काउंटलेस मेथड्स हैं। वो आप ये कह लें कि मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे हैं या वो इंटरनल लेवल पे हैं या इमेजिनेशन लेवल पे हैं, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं, वो आप आराम से सीख सकते हैं। जैसे एक दो चीज़ें बताऊं तो मैं कहती हूँ कि अपना सर्कल जो है उसको थोड़ा हेल्दी रखें और अपने इमोशनल टाइज और इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग रखें भी। उससे बहुत सारी मेंटल हेल्थ वैसे ही मैनेज होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़्मा साहिबा वक्त निकालने के लिए आज के इम्पॉर्टेंट दिन पे। और खामोशी मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन किस्म के जो है ना वो मैनेज करने का ये तरीका कार है। मैनेज करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने लिए डिफरेंट एक्टिविटीज ढूंढे। जैसे बहुत सारे लोगों को ड्राइंग का शौक है, अब आपका बॉस आपको जलील कर रहा है तो आप उस जगह पे क्या एक्टिविटी करेंगे? आप वहाँ खुश रह सकते हैं, खामोशी से रह सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उसको मैनेज करें। आपने अपना स्ट्रेस किस तरीके से रिलीज करना है वो डिपेंड करता है। और उसमें एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लें या फिर आप फोटोग्राफी की तरफ जाएं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और अगले गेस्ट जो है हमारे इसी से रिलेटेड हैं कि आपको फोटोग्राफी की अच्छी अच्छी टिप्स दें। लेकिन एक ब्रेक के बाद आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो पीटीवी ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स,
एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम, कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. वेलकम बैक। और जिस तरीके से हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि आज हम फोटोग्राफी के ऊपर बात करेंगे, और नजम मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक फोटोग्राफर छुपा होता है जिसके वो स्किल्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ सामने आते हैं, और अगर उनको पॉलिश किया जाए तो बेहतरीन तरीके से सामने आ सकते हैं। बिल्कुल जी। और हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए वन ऑफ द ग्रेट फोटोग्राफर मौजूद हैं, सुमैया शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो पास्ट 20 ईयर्स से आप इंटरनेशनली काम कर रही हैं फोटोग्राफी में। सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड? इट स्टार्टेड बिकॉज मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक थी। जब मैं पाकिस्तान में रहती थी तो भी मैं ऑयल पेंटिंग्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा लेती थी। तो जब मैं यूके में गई तो वहाँ पे मुझे हुआ कि पेंट्स जो हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे। yes. और यूके की लाइफ काफ़ी फास्ट थी, तो मेरी पेंटिंग पीछे रहती जा रही थी। काफ़ी अरसा मैं पेंटिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकी। तो मैंने कैमरा उठा लिया, फिर मैंने बाकायदा उसमें ट्रेनिंग्स ली, क्वालिफिकेशंस अचीव की, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। ओके, तो अब फोटोग्राफी ये तो हर कोई चाहता है कि हम फोटोग्राफी करें, और हर किसी को लगता है कि हम कर भी सकते हैं, लेकिन ये समझाना कितना ज़रूरी है कि फ़ोटोग्राफी एक प्रॉपर स्किल और एक प्रॉपर जो है ना वो डेजिग्नेटेड जॉब है, या ये एक इसमें हॉबी कोई है? डाउट नहीं है कि हर एक समझता है कि इट इज़ जस्ट अ क्लिक। मेरे साथ खुद बहुत दफ़ा होता है कि अगर मैं किसी की तस्वीर उतारती हूँ तो वो देखते हैं तो फिर कहते हैं आपका कैमरा बहुत अच्छा है। हाँ, तो हाँ. मैं कहती हूँ कि आप मेरा कैमरा ले लें तो आप तस्वीर उतार लें। वंडरफुल। हाँ जी। तो लेकिन क्या है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आपकी लाइट किस साइड पे हो रही है, आपने कंपोजिंग कैसे करनी है। मैं कहती हूँ कि जब लोग मुझसे पूछते हैं, हम आपका काम साथ साथ देख रहे हैं जी। इट्स वंडरफुल। ओह थैंक यू। तो मैं जब तस्वीर उतार रही होती हूँ तो उसमें मेरे लिए बेसिक क्या है कि मैंने दुनिया को क्या दिखाना है। आप जैसे अभी आप किसी भी चीज़ की तस्वीर ले रहे हैं, यू कैन टेक एनी ऑल डिफरेंट एंगल्स एंड देन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड। एंड तो हर एक बंदे को उस वक्त वो मेरा मोमेंट है, वो किसी और का मोमेंट नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये बताइएगा कि फोटोग्राफी करते वक्त क्या बेसिक चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं? लाइट है, एंगल है, इस तरह की क्या चीज़ें? सारी चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी एक को भी मिस कर देंगे तो आप वो चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते जो आपने दिमाग में सोची है। अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आपको लाइट के साथ तो ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि जहाँ पे आपकी इक्विपमेंट की लाइटिंग है आपने उसको देखना है। मैं जब बाहर भी होती हूँ तो मैं सिर्फ यही देख रही होती हूँ कौन से एंगल से कैसे लाइट पड़ रही है, वो कौन से शेडोज़ क्रिएट कर रही है, वो कौन सी डिटेल क्रिएट कर रही है। उस डिटेल के बगैर आप एक अच्छी तस्वीर नहीं उतार सकते, आपकी फ्लैट पिक्चर्स होंगी। डेफिनेटली। सो आपकी स्पेसिफिक नीश क्या है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी या कुछ और? एक्चुअली जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैंने शुरू एज अ वेडिंग फोटोग्राफर किया था। क्योंकि उस वक्त पे मेरे पास वो वाले कनेक्शन और लिंक ज़्यादा थे। लाइक आप एक चीज़ शुरू करते हैं जहाँ पे आपको रास्ता मिलता है, आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ा अरसा वेडिंग फ़ोटोग्राफी की तो मुझे लगा कि वेडिंग के हवाले से मैं सब कवर कर चुकी हूँ, मुझे अब कुछ और करना चाहिए। फिर मैंने फ़ैशन को एक्सप्लोर किया, फिर मैंने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया, मैंने इवेंट्स को किया। लेकिन आप कह सकते हैं कि इवेंट कवरेज इज़ माई स्पेशलिटी। आई लव कवरिंग इवेंट्स एंड आई लव कैप्चरिंग मोमेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा, आपने जो ये कड़ी जोड़ी ना वेडिंग से, सो पाकिस्तान में जो भी फोटोग्राफी का काम शुरू करता है सबसे पहले वो वेडिंग फोटोग्राफी से ही शुरू करता है, जो कि विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि हर शादी में अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन फिर आगे उसने वेंचर कैसे एक्सप्लोर करने हैं, यही तो आपसे जानने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया आज। जी, क्योंकि अगर देखें, मैं समझती हूँ कि आजकल की आप लाइफ उठाएं, चाहे आपका बिजनेस है,
चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी है, विदाउट फिल्म एंड फोटोग्राफी देयर इज़ नथिंग। वरना हर कोई, किसी का मोबाइल उनके चेहरे के ऊपर आजकल नहीं होता, हर कोई सेल्फी ले रहा होता है, क्योंकि दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द मोमेंट्स, सो दे वांट टू कैप्चर एवरी मोमेंट। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आपके पास जो स्किल है उसकी वैल्यू क्या है। अगर आप अपने काम को वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और वैल्यू नहीं करेगा। तो मैं समझती हूँ कि आपको सिर्फ एक निश के साथ नहीं रहना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सारी इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करें। आप देखें कि आपका अपना पैशन किस चीज़ में है। जैसे अगर मैं जब फैशन शूट करती हूँ तो मैं दुनिया भूल जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब क्रिएटिविटी है, वो मैंने क्रिएट करनी है वर्ल्ड। लेकिन जब मैं इवेंट कवर करती हूँ तो मेरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। मैं एक जगह पे 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं टिकती, क्योंकि मुझे कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना होता। तो ये अगर वो एक ही फील्ड में रुक जाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल एग्री। अच्छा सुमैया, अगर हमारे आम लोगों की बात की जाए तो उनको 2 किस्म के फोटोग्राफर्स का पता है। एक वो जो अपने शौक के लिए डिफरेंट चीज़ों को कैप्चर करते हैं, और दूसरे वो जो कि इसी तरीके से इवेंट्स को कवर करते हैं और स्पेसिफिकली वेडिंग इवेंट्स को ही कवर करते हैं। इस फोटोग्राफी का जो स्किल है, इसको किस तरीके से एक प्रॉपर प्रोफेशन की तरह ऑप्ट किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि उनको देखना चाहिए कि जो ऑलरेडी इस काम में सक्सेसफुल हो चुके हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए हैं आगे बढ़ने के। दूसरी बात कि उनको राइट जगह के ऊपर अपने आप को फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर बैठे में भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप फुल ऑफ स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम एक राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आया है तो किसी को क्या पता लगेगा कि आपका काम क्या है, जब तक आप अपना काम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी आपने बात की कि आप जितने मर्जी अपने आप में काबिल हैं, लेकिन अगर आपका राइट प्लेटफॉर्म पे नहीं है आप, तो आपकी काबिलियत जो है वो एक तरफ है। बिल्कुल, ये आपने सही बात की। अच्छा, मुझे ये बताइए सुमैया कि आप कोई बुक भी फोटोग्राफी से रिलेटेड कर रही हैं इस वक्त? जी, मैंने बुक शुरू की है, फोटोग्राफी बुक है, ब्यूटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ब्यूटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। सो उसमें आप पाकिस्तान को कलेक्ट कर रही हैं? हाँ जी, क्योंकि मुझे जब भी मैं पाकिस्तान विज़िट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जैसे लोग बढ़ के एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, कई दफ़ा वो अपने बहुत ज़रूरी काम छोड़ के आपको हेल्प करने लग जाते हैं, जो कि एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि वो पूरी दुनिया में और कहीं नज़र नहीं आती है। और फिर हमारे लैंडस्केप्स इतने खूबसूरत हैं कि वो, मैं देखती हूँ कि मैं यूरोप में गई हूँ, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है, पाकिस्तान जैसी खूबसूरती मुझे कम जगहों पे नज़र आई है। तो मैं कहती हूँ कि अगर ये दुनिया के सामने आएगी और हमारा टूरिज़्म थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो मैंने अपना पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया। अगर आटे में नमक बराबर भी मैं चेंज ले आई तो। बिल्कुल एग्री। अच्छा, ये बताइएगा पाकिस्तान में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ से फ़ोटोग्राफी सीखी जा सकती है? पाकिस्तान के हवाले से तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे। मुझे अभी आए हुए थोड़ा सा ही टाइम हुआ, मैं अभी एंड ऑफ सितंबर आई हूँ, लेकिन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है और एक गांव का बंदा भी वही क्वालिफ़िकेशन ले सकता है जो यूके में या यूएस में बैठा बंदा ले रहा है। बिल्कुल एग्री। अच्छा सुमैया, क्या सिर्फ फोटोग्राफी में पिक्चर क्लिक करना इम्पॉर्टेंट है या पोस्ट प्रोसेस जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, और एडिटिंग भी एक फ़ोटोग्राफर के लिए ज़रूरी है? उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्लिक इम्पोर्टेंट है। क्लिक करते हुए अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन का ध्यान अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तो आप वो रिज़ल्ट नहीं अचीव कर सकते जो आपने सोचा हुआ है, क्योंकि कैमरा कितना भी एडवांस हो जाए उसमें फिर भी आपके उसके अंदर एक पिक्चर में लाइफ लाने के लिए आपको उसकी लाइट्स के साथ मज़ीद प्ले अप करना पड़ता है, उसके शैडोज़ के साथ करना पड़ता है, कंपोजिंग के साथ करना पड़ता है, कलर्स के साथ करना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर आपने कोई स्पेशल चीज़ करनी है तो आप ग्राफिकल एडिटिंग की तरफ चले जाते हैं। अनलिमिटेड हैं ऑप्शंस। तो जो यंगस्टर स्टार्ट करना चाहते हैं फोटोग्राफी, उनके लिए बेसिक टिप्स क्या होंगी? उनके लिए बेसिक टिप ये होएगी कि फ़ोन से स्टार्ट करें या कैमरा ख़रीदें? जो फ़ोन आपको एक चीज़ दे रहा है ना, फ़ोन हर बंदे के हाथ में है, तो जो चीज़ वो दे रहा है उससे आप कंपोजिशन और लाइटिंग का बहुत अच्छा लेसन लर्न कर सकते हैं। हाँ, फिर अगर आपको अपनी फ़ोटोग्राफी को प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है
तो फिर तो ट्रेनिंग ऑन द कैमराज है। अगर आप लाइटिंग एक्सपोजर और उसकी टेक्निक्स को और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं तो आप किसी भी कैमरे पे अपने आप को फिर फर्दर ट्रेन कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, और ये भी बताइए कि एक फ़ोटोग्राफ़र जो है जब वो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी की फील्ड में आ जाता है तो उसके जहन में क्या होता है कि उसने फ़ोटोग्राफ़र ही रहना है और फ़ोटोग्राफी में एक्सेल करते जाना है, या फिर वो एक अगले स्टेप में कंसीडर होता है कि आप टूवर्ड्स फिल्म्स चले जाएं और वो फिर आप डीपी की तरफ आप चले जाएं और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और वो आगे जो वेंचर्स होते हैं वो इसी की लाइन में कंसीडर होते हैं, या ये अलग फील्ड कंसीडर होती है वो अलग? फ़ोटोग्राफी के हवाले से बेसिकली जहाँ तक मैंने अपने 20 इयर्स में एक्सपीरियंस किया है, आपका पैशन बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास एक चीज़ का पैशन है तो आप उसमें रास्ते खुद आगे ढूंढेंगे। जब मैंने वेडिंग से बाहर कदम निकाला था तो मेरे आगे पूरी दुनिया के रास्ते थे, तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने सिर्फ ये करना है। फिर मैंने उन सारों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया और फिर मैंने देखा कि मेरा पैशन किस में है, तो मुझे लगा कि मेरा पैशन फैशन में और इवेंट कवरेज में है। वंडरफुल, वेल, थैंक यू सो मच सुमैया शरीफ फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि आपकी बुक पे जब आएगी तो वो भी पाकिस्तान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करेगी। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। आजकल जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा फोबिया लोगों को हुआ है वो ये है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने खुद को वेल मेंटेन रखना है, आपने जो है खुद को फ्रेश रखना है। और उसको फ्रेश रखने का तरीका ये है कि या तो आप जिम जाएं, या आप रेगुलर वॉक करें, या आप हाइकिंग के लिए जाएं। कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर अपनाएं जिससे आप फिजिकली और मेंटली फिट रह सकें, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट होंगे तो आप मेंटली फिट होंगे, और अगर आप मेंटली फिट होंगे तो आप फिजिकली फिट होंगे। ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक डेफिनेटली। और जिस तरीके से मैं इनको देखता हूँ कि ये फॉलो करती हैं अपनी जर्नी को फिजिकल फिटनेस की, और मैं इनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। डेली ये जिम जाती हैं, डेली हाइक पे जाती हैं, ठीक है, और एक्टिविटीज करती हैं। प्लान्स बन रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है ना मैं भी अब कोशिश करने लगा हूँ। सो डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वर्जिश कितनी ज़रूरी है और कौन सी वर्जिश होनी चाहिए। आया जिम में जाकर ही हमें मशीनें तोड़नी है या घर पर भी एक्सरसाइज हो सकती है, और बाहर की ताज़ा हवा में रनिंग का क्या फैक्टर, क्या मज़ा है, ये तमाम तर चीज़ों के डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस ट्रेनर हैं जनाब मोहम्मद जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? ओके, सो जहांगीर, क्या इम्पॉर्टेंट है इंसानी सेहत के लिए वर्जिश? एक्सरसाइज तो आपकी बॉडी के अंदर सबसे मेन रोल तो एक्सरसाइज का है आपकी। फिर एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट बीट, आपकी इंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में ही जाएं, आप घर में वर्कआउट कर सकते हैं, आप उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज करें, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो होता है ना, लोग कहते हैं कि 70% डाइट होती है, 30% एक्सरसाइज होती है, ये बैलेंस है क्या एक्चुअल में? असल में डाइट देखिए आपकी बॉडी के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि डाइट बहुत एक मेन रोल है आपकी बॉडी का। लाइक अगर आप एक्सरसाइज आप कर रहे हैं लेकिन आपकी जो जंक फूड आप ले रहे हैं, शुगर्स बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आपका डिसिप्लिन है। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग आपको या एक्सरसाइज कोई भी सिर्फ एक लाइफ सिखाती है। आपने मेंटेन के साथ अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट, ग्रीन वेजिस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आप करें,
प्रोटीन के इनटेक आपकी स्ट्रेंथ के लिए, इसलिए इन दोनों का जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी वो रिजल्ट नहीं देगी। अच्छा जहांगीर, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम जो खा रहे हैं खैर है, हम उसको बर्न आउट भी तो कर रहे हैं, हम जिम भी तो रेगुलर जा रहे हैं, क्या ये फार्मूला ठीक है? लेकिन आप उस तरह से बर्न कर नहीं सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि देखिए एक्सरसाइज आप लाइट से कोई भी लेंगे तो उसकी कैलोरीज का आप कैसे बर्न कर सकते हैं, आपकी बॉडी उतनी इजाज़त दे नहीं सकती आपको। लेकिन हम थोड़ा सा ईजी करते हैं ना जहांगीर, देखें वो लोग जो जंक फूड खा भी रहे हैं और जिम नहीं भी जा रहे, उनसे तो वो अच्छे ही हैं जो जिम जा रहे हैं और फिर भी खा रहे हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स होती है बॉडी की, हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग से है। कुछ लोग बहुत बचपन से स्मार्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं लाइक हवा भी लगती है ज़रा सा कुछ भी, तो उनके लिए ज़रूरी है। जैसे आपका वेट बढ़ना शुरू होता है, वेट बढ़ना सिर्फ बहुत से नुकसान है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, आपको डायबिटीज़ जैसी अगर प्रॉब्लम चल रही है आपकी मेंटल हेल्थ के अलावा, उसके अलावा जैसे बहुत से डिफरेंट। अच्छा ये एक मिथ है, मुझे इसके बारे में बताइएगा। हम लोगों को जब हम जिम ज्वाइन करते हैं या एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो जहन में क्या होना चाहिए, हमने फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है? देखिए फैट लॉस अलग है और मसल बिल्डिंग अलग है, दोनों डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं है। हाँ पहले आपको गोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। हाँ। आपने अब लाइक अगर मैं जा रहा हूँ फैट बर्न कर, तो उसकी डाइट अलग से है, आपको थोड़ी सी कैलोरीज कट करनी पड़ती है जो आप खाना खा रहे हैं उसको। मील्स में शॉर्ट स्मॉल मील्स होने चाहिए आपके, बहुत हैवी मील नहीं होने चाहिए इतने ज़्यादा कि जिससे आपको बर्निंग मुश्किल हो। कार्ब्स कम करने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए, लेकिन इतने भी कम नहीं हो जाने चाहिए कि आप एकदम से ब्लैकआउट हो जाए या आपको मुश्किल हो आपके लिए। ठीक है। अच्छा एज के हवाले से बताइएगा कि किस एज में हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, क्या बच्चों को भी रनिंग वॉक इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए या फिर कोई एक स्पेसिफिक एज है जिससे आप प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करें? जिस तरह मैंने बताया कि हमारी ब्रांचेज हैं बहुत सारी जिम की, तो हम लोग 3 साल से 4 साल के बच्चे एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। फिर आपका गोल डिपेंड होता है कि आप कहाँ तक जाना चाह रहे हैं। आप 4 साल 5 साल के बच्चे को जब स्टार्ट लेते हैं आप उसको एक्सरसाइज का, तो आहिस्ता आहिस्ता वो यूज होते हैं इन चीज़ों से बचपन से ही। तो एक्सरसाइज का कोई एज नहीं है, चाहे आप 5 साल के हैं चाहे आप 80 ईयर्स के हैं, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको आप किस तरह की उनकी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक हम लोग कराते हैं मार्शल आर्ट्स है हमारे पास, हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं मार्शल आर्ट्स के उनको, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें डाइट के बारे में बताया जाता है, आपको बताया जाता है स्टार्ट में ही कि आपने ये मील्स लेने हैं, और थोड़ा सा वार्म अप होता है, कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं लाइट से थोड़ी सी। और अगर हम बिल्कुल दूसरी तरफ चले जाएं 40+ 50+ लोगों के लिए, जब आपकी एज थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आपके लिए सबसे बेहतर होता है कि आप सबसे पहले तो अच्छे ट्रेनर्स के पास जाएं जो आप। अच्छा ट्रेनर रखना क्यों ज़रूरी है ये भी बताएं। ट्रेनर्स के दुनिया में देखिए कोई भी चीज़ आप बगैर किसी से पूछे आप अच्छे हो नहीं सकते। ट्रेनर इसलिए उसे पता होता है कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। और ये जो आजकल इतनी ज़्यादा ऐप्स आ गई हैं, ऐप से देखिए आप देख के नहीं सीख सकते बहुत चीज़ें, क्योंकि ट्रेनर से जब तक आप फेस टू फेस बात नहीं करेंगे, उसे बताएंगे नहीं आप कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि मैंने करना क्या है। लाइक मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ था, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी मेरी एज बहुत कम थी, मैं भी ऐसे एक नॉर्मल से जिम में चला गया था, बट मुझे ट्रेनर ने किसी ने ट्रेन उस तरह से नहीं किया। तब से मैंने जर्नी अपनी लाइफ की स्टार्ट की थी, खुद सीखना, फिर पढ़ा मैंने इस चीज़ के बारे में, क्योंकि 90% 80% ट्रेनर्स आपको उस तरह से गाइड नहीं करते पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि स्टडी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। आजकल जैसे ड्रग्स और आपने सुना होगा इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बॉडी बिल्डिंग, इस वजह से भी थोड़ा सा ना लोग अवॉइड भी करते हैं इस चीज़ को। अच्छा जहांगीर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप कुछ अर्से तक अगर एक्सरसाइज करते रहें तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, जैसे ही छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी डी शेप हो जाएगी, क्या ये ठीक है? आपका डाइट के साथ बहुत ताल्लुक है। असल में होता है कि जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं डाइट भी अच्छी लूँगा, मेरी स्लीप भी अच्छी होगी, मैं 6 आवर्स 8 आवर्स की नींद भी पूरी करूँगा। जैसे मैं एक्सरसाइज छोड़ दूँगा मैं खाना भी स्टार्ट कर दूँगा, तो वेट बढ़ना जो है वो सिर्फ फूड के साथ है। अगर मैं मेंटेन डाइट अभी स्टार्ट से ही करूँ, जैसे मैंने एक्सरसाइज अगर मैं स्मॉल मील्स थे अगर मेरे में, तो मेरा वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। अच्छा एक ये बता दें कि दिन में कितने घंटे के लिए वर्कआउट होना चाहिए, और वो वर्कआउट जो है आपका अगर जिम का नहीं है तो बाहर की एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइज किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए कि आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज एक दफ़ा हो जाए? देखिए एक्सरसाइज ना एक तो है आपकी स्टेमिना और मसल बिल्डिंग, एक होता है कार्डियो। हार्ड जो ट्रेनिंग है ना, आपने रनिंग कर ली बाहर, वो तो कार्डियो होगा, वो कार्डियो होगा, लेकिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर है आपके लिए, ताकि आपकी एनर्जी ना, कुछ जैसे आप ओवर कार्डियो करें। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विदाउट वेट्स नहीं हो सकती? आप बहुत सी एक्सरसाइज हैं, हमारे बॉडी वेट एक्सरसाइज है हमारी बहुत सारी, हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उसके अंदर हम बताते हैं बॉडी वेट एक्सरसाइज। तो हमें भी बताएं ना। स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, लंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, लंजेस कर सकते हैं, बर्पीज भी तो हार्ड किया था थोड़ा सा ना। अच्छा वो कार्डियो में शिफ्ट हो जाती है। अच्छा अब जरा आ जाते हैं जिम के टॉपिक के ऊपर, और जिम के टॉपिक पे मुझे ये बताएं कि आपने ट्रेनर का बिल्कुल मेंशन कर दिया, लेकिन वो बेसिक एक्सरसाइज जो नया नया जिम में ज्वाइन करते हैं आप, तो आपको किन किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जिस जिम में जा रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है, जो ट्रेनर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं,
क्योंकि हमारे यहाँ पे उस तरह से नॉलेज नहीं है। क्योंकि एक बच्चा जब जिम में जाता है उसे कुछ भी पता नहीं होता, उसे क्या पता कि मैंने ट्रेनिंग क्या करनी है। तो जब आप एक ट्रेनर से बात करते हैं तो आप उनसे बात करें कि मुझे एक चीज़ एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ना कि बॉडी बिल्डिंग, बट मैं हेल्थ के लिए करना, फिटनेस के लिए करना चाह रहा हूँ। तो उस पर मेथड है, फिर ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता एक साथ बढ़ती है आपकी। लाइक मैंने बेसिक स्टार्ट, तो बेसिक ट्रेनिंग होगी आपकी, फुल बॉडी वर्कआउट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिंगल मसल्स पे, फिर डबल मसल्स, वो लेवल होता है हर इंसान का अपना। ठीक है जहांगीर, शुरू में जब हम जिम जाते हैं तो बड़े जोश और जज्बे से जाते हैं, हमें पता होता है कि हमने बड़ी एक्सरसाइज करनी है, पहले 3-4 दिन हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम ड्रेन आउट हो जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि बस आहिस्ता आहिस्ता करके हम उस चीज़ से बाहर होते जाते हैं। इसकी क्या रीज़न है कि कितनी बैलेंस एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए पहले दिन से? क्या स्टार्ट से थोड़ा स्लो चलना चाहिए या वो एनर्जी मेंटेन रखना ठीक है? हाँ, ये लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों है जिम की? असल में हम जब जिम जाते हैं तो हमें बहुत जोश होता है। हमारे प्रॉब्लम है कि हम लोग ने जल्दी रिजल्ट अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज आपकी पूरी लाइफ के लिए है, ना कि 1 मंथ के लिए या 1 वीक के लिए। अगर जब तक कि आप डेली जैसे आप रोज़ खाना खा रहे हैं, वो लाइफ के आप काम करें, एक्सरसाइज इसीलिए ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, गोल बनाकर जाते हैं जिम में कि मैं कितनी जल्दी ठीक हो सकता हूँ। जब हम देखते हैं मैं 2 वीक्स में या 3 वीक्स में ठीक नहीं हो सकता, तो फिर हमें एक मोटिवेशन डाउन होती है, हम कहते हैं नहीं हम अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये एक्सरसाइज लाइफ टाइम है आपकी। इसलिए मैंने पहले कहा, आप ट्रेनर से जब आप बात करते हैं पहले जाके पूछते हैं आप उनसे कि यार मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो आपको गाइड करता है पहले कि आपकी बॉडी अभी इस तरह से है, इसको इतना टाइम लगेगा, आपने ये चीज़ों को फॉलो करना है, डाइट को फॉलो करना है थोड़ा सा, आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी बॉडी अच्छी होगी। क्योंकि हम 70% जो लोग हैं यहाँ पे वो डाइट को फॉलो नहीं करते। हमारे जिम में भी लोग आते हैं बहुत सारे, हम उन्हें गाइड करते हैं, प्रॉपर समझाते भी हैं, लेकिन क्या वो डाइट फॉलो नहीं करते। एक्सरसाइज की अगर आपने कैलोरीज बर्न की 400-600 कैलोरीज बर्न की, तो मील उनका होता है 1000 कैलोरीज का या 2000 कैलोरीज का, तो वो उस तरह से रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल। तो मतलब चीट डेज होने चाहिए? चीट डेज देखें एक गोल पे डिपेंड है आपके। देखें अगर मैं कोई मेरा कंपटीशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर मैं, क्योंकि फिर मुझे ग्रीन वेजेस एंड फुल प्रोटीन इंटेक उस टाइम होती है मेरी, ऑब्वियसली वो तो उससे क्या होता है कि आपको चक्कर से आती है थोड़ा सा, तो इसके लिए चीट मिलना जरूरी होता है आपके लिए। अच्छा, शुरू में हमारा वेट ना बड़ी जल्दी रिड्यूस हो रहा होता है, फिर कुछ टाइम बाद ये होता है कि आप एक जगह पे आके स्टक कर जाते हैं और वहाँ से हमें डीमोटिवेशन शुरू हो जाती है कि बस ये तो यहाँ पे आके रुक गया, एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं हो रहा। असल में आपका वेट कभी रुकता नहीं है। देखें एक ना आपकी बोन्स का वेट होता है, आपके मसल्स का वेट होता है, फिर आपकी हाइट का होता है, BMI होता है आपका। आप एक हद से ज़्यादा कम भी नहीं करते एकदम से। जैसा कहते हैं अगर आप फर्ज करें कि आप वेट कम कर रहे हैं, तो हार्डली आप 1 मंथ के अंदर 4 to 5 kg तक जाएं, इससे ऊपर मत जाएं आप। फिर आपकी बॉडी, क्योंकि देखिए जब आपका फैट बर्न होता है फिर मसल बिल्डिंग भी है आपकी। क्योंकि देखिए अगर मैं एक्सरसाइज जिम में जा रहा हूँ तो मेरी बॉडी से फैट तो कट हो रही है, बट मेरा मसल भी तो बिल्ड हो रहा है, उसका भी तो वेट है। और ये जो लोग जल्दी अपना करते हैं डाउन के वेट जो है या फैट लॉस फौरी तौर पे जो है ना वो कम हो जाए, और उसके लिए वो इनटेक अपना बिल्कुल 0 पे ले जाते हैं और एक्सरसाइज दबाए करते हैं, उसका नुकसान क्या होता है? और बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये भी देखा है जिसमें आपको स्पेसिफिकली लोग गाइड कर रहे होते हैं कि 1 महीने में आपका 15 किलो वजन कम हो जाएगा, 10 किलो कम हो जाएगा। क्या ये भी एक स्पेसिफिक तरीका है? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बिल्कुल जो लोग फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल सीख। कितना एक नॉर्मली वेट कम होना चाहिए? 4 to 5 kg जस्ट बस इनफ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। होता क्या है, जैसे बहुत सारे जिंदे आपने देखा हुआ भी होगा, जैसे कहते हैं 30 डेज चैलेंज या 42 डेज चैलेंज या 50 डेज चैलेंज, उसमें होता क्या है कि जो आपका ट्रेनर होता है वो आपको डाइट मील इतना कम देता है कि आपकी बॉडी साइलेंट मूड पे चली जाती है, आप कैलोरीज भी कम ले रहे हैं, आप वर्कआउट भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो असल में बॉडी कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए हमारे यहाँ पे थोड़ी सी मिथ है। एक होता है मसल वेट, एक होती है फैट परसेंटेज। हमें अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज को कम करना है। बेहतर तरीका ये होता है कि आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे तो आप जाएं किसी क्लिनिक में, वहाँ अपना टेस्ट करवाएं इस चीज़ का कि मेरी बॉडी पे स्किन परसेंटेज क्या है, ये जो स्किन है उस पे रिजल्ट आना चाहिए। और जो लोग, आपने ये भी देखा होगा कि 1 मंथ के अंदर लोगों ने 10 kg वजन कम किया, नेक्स्ट मंथ तो फिर बढ़ गया। होता क्या है कि असल में उनका मसल कट हो रहा होता है एक्स्ट्रा ओवर ट्रेनिंग से, कार्डियो से। एक्स्ट्रा कार्डियो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि प्री वर्कआउट शेक्स जो हैं, ठीक है, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन शेक्स, और इसके साथ साथ वैसे भी जो प्रोटीन्स हम लोग ऐड कर रहे होते हैं वो कितने ज़रूरी हैं? देखिए प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे मैं कोई भी वर्कआउट नहीं करता, मैं सिर्फ ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर जाता हूँ, तो मुझे फिर भी अपने वेट के अकॉर्डिंग जो मेरा वेट है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। लाइक अगर मेरा वेट है 70 kg, तो मुझे डेली की 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो ये शेक उसमें मदद करते हैं आपको? शेक देखिए आजकल तो पाकिस्तान या कहीं कितने सारे लोगों ने बहुत सारे सप्लीमेंट, बहुत सारे अच्छे भी नहीं आ रहे।
मैं ये भी हर जिम ने एक अपना जो है वो खोल लिया अपना किया होता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। वे प्रोटीन असल में क्या होता है उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं होता, जैसे वो ऑफिस जा रहे हैं तो अपनी प्रोटीन इनटेक को पूरा नहीं कर सकते तो अपने से शेक ले जाते हैं। अब डिफरेंट प्रोटीन्स है जिसके अंदर आपको एक शेक में आपको 22 ग्राम मिल जाती है, 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, किसी ने कहा था, जो कि मुझे लगता है कि वो ठीक कहा था क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च भी की थी, कि जब आप वर्कआउट से फ्री होते हैं उसके बाद आप गए स्टीम के लिए, आप स्टीम लेके जब निकलते हैं उसके फ़ौरन बाद आप लेंगे कोल्ड शावर। जी, ये बहुत फ़ायदेमंद है आपकी हार्ट सर्कुलेशन के लिए भी और आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए। फिर आपकी जो बॉडी के अंदर इंजरीज वगैरह होती है लाइट माइनर सी, उनकी रिकवरी भी करती है ये। ठीक है, वंडरफुल। अच्छा जहांगीर, एक और चीज़ भी सामने आई, वो ये है कि जिस तरह से हम शुरू से एक चीज़ पे बात कर रहे हैं कि हमें डाइट को जो है वो बैलेंस रखना चाहिए। एक चीज़ बीच में आजकल बड़ी कॉमन देखने को मिल रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या वो चीज़ भी हेल्प आउट करती है? मैं खुद यही करता हूँ। 16 आवर्स का मेरा वो फास्ट होता है। लाइक अगर मैंने रात को मील लिया 10 बजे तो 6 सेकंड में लूँगा, 3 बजे 4 बजे मील लिया, बहुत अच्छे है आजकल। लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि जो आपके 6 से 8 आवर्स हैं, क्या आप उसमें ले रहे क्या हैं, उसमें बिल्कुल ही उसमें भी भूखा नहीं रहना। आपने उन मील्स को डिवाइड करना है 3 से 4 मील्स के अंदर। अगर आप वो कर रहे हैं तो बेहतर है इसके लिए कि आप पहले मील के अंदर अच्छी ग्रीन वेजिस, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लोग यहाँ पे ग्रीन वेजिस एंड प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करते। अब मैंने लाइक अगर फास्टिंग की है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, अगर मैं फौरी तौर पे आप ले लूँगा कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक ज़्यादा कर लूँगा तो मेरे लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए जो हम मेंशन कर रहे थे ना कि प्री वर्कआउट शेक्स अगर हों। अब प्री वर्कआउट शेक देखिए, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है आपका लेवल क्या है। हर इंसान के लिए प्री वर्कआउट नहीं अच्छा। उसकी वजह ये देखिए कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे 10 साल 12 साल हो चुके हैं। तो मेरा स्टेमिना उतना है कि मुझे एक वेट हाई करना है, बढ़ाना है। लेकिन अगर एक बेसिक लेगा जिसका अभी स्टार्ट है तो वो इस चीज़ पे भी मत आए। प्री वर्कआउट आप नेचुरल ले सकते हैं, जैसे बनाना 2 ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा नेचुरल डाइट पे सप्लीमेंट में ना बच जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ बताएं कि अगर आप अपना वर्कआउट, ये भी सुनने में आता है कि क्या ये मिथ है या ठीक है कि आपका सेम वर्कआउट होगा एवरी डे, लाइक मसल्स भी अगर आप रखते हैं डिवाइड करके तो वो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, आपको हर कुछ अर्से बाद अपना चेंज करते रहना चाहिए वर्कआउट। असल में आपकी ना बॉडी यूज टू हो जाती है, जैसे हम डेली एक चीज़ करते रहते हैं तो हमें 1 मंथ या 2 मंथ में थोड़ा सा आदी हो जाता है, जैसे हमें चेंज करना पड़ता है ताकि मसल्स की दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाए आपकी, इसलिए। और एक और चीज़ कि कुछ लोग करते हैं सिंगल मसल, कुछ डबल मसल, लेकिन एक ये भी चीज़ देखने में आई है जो मैं आजकल कर रहा हूँ कि आप जो है ना वो मिक्स एक्सरसाइज डेली आप करें। अगर आपके पास कम टाइम है और आप 3-4 दिन ही सिर्फ जा सकते हैं जिम में, अगर तो आप वीक में 6 डेज अ वीक जिम जा सकते हैं तो बेहतर है कि आप सिंगल मसल करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, 2 दिन है 3 दिन है, फिर आप मिक्स करें, फ़ायदा होता है जी। देखिए असल में टाइम आपके पास कम होता है, आप अपनी बॉडी को हिट कर रहे होते हैं, हर मसल्स को। हमारे मसल्स बॉडी के 6 मसल्स हैं बड़े जो हैं, आप उनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डेज़ के अंदर, 2 डेज़ या 3 डेज़ के अंदर, ताकि आपकी मसल्स जो अगर 1 वीक के अंदर आप 3 डेज़ भी जिम जा रहे हैं तो मसल्स कंप्लीट आपके हो जाए। अच्छा, ये जो योगा होता है ये एक्सरसाइज में काउंट होता है? योगा बेसिकली मेडिटेशंस है आपके लिए, आपके माइंड के लिए। अब जैसे आप दिन भर काम करते रहते हैं, अच्छा, तो एक्सरसाइज से लेना देना नहीं है? नहीं, एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें। स्ट्रेचिंग है जिस तरीके से, देखिए स्ट्रेचिंग तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर आप एक अच्छा मसल्स बिल्ड करना चाह रहे हैं या आप अच्छी फिजिक बनाना चाह रहे हैं तो आपको स्ट्रेचिंग तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वीक में कम से कम 2 दिन। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे तो आपको डिफरेंट इंजरीज हो सकती हैं, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी। स्टैटिक और डायनामिक स्ट्रेचेस में क्या फ़र्क होता है? सॉरी, ये स्टैटिक स्ट्रेचेस बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट जो असल में जब आप वर्कआउट से पहले करते हैं, अपनी बॉडी को तैयार कर रहे होते हैं उस मसल्स के लिए कि जो आप ट्रेन करना चाह रहे हैं, तो जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपके मसल स्टिफ हो जाता है, तो लास्ट में क्या उसे रिलैक्स करना होता है आपने, ताकि जब आप घर जाएँ तो नेक्स्ट डे आपको पेन ना हो। ठीक है। अच्छा जहांगीर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल वेट है, और वो फिर भी चाहते हैं कि कोई ना कोई नॉर्मल लाइफ में एक्सरसाइज करते रहें, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनकी बैलेंस डाइट हो थोड़ी सी, फिटनेस के लिए जिम जाएं, चाहे मसल बिल्ड नहीं करना है फैट, लेकिन फिटनेस की ज़रूरत। जिम जाना सिर्फ मसल बिल्डिंग ही नहीं है, आपकी हार्ट की बहुत अच्छी ट्रेनिंग है इसके अंदर, आपका स्टेमिना, आपकी इंड्योरेंस, आपकी जो स्ट्रेंथ है बेसिक जो हम वर्क कर रहे हैं लाइफ में जो भी, उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। बस मतलब रेगुलर ये किया जा सकता है कि एक्सरसाइज की जगह हम वॉक कर लें, या इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो फिजिकल वॉक भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करें लाइफ से। अगर बस टाइम नहीं है जिम जाने का तो आप घर में डंबल्स वगैरह या थोड़ा सा वेट कुछ ना कुछ वेट करें, ज़रूर करें आप। अच्छा, ये जो हम सप्लीमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं उन्हीं में एक चीज़ आती है क्रिएटिन। जी,
वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को लेनी चाहिए या एक नॉर्मल हेल्दी फिटनेस फ्रीक को भी ले लेनी चाहिए? अभी तो बहुत सारे रिसर्चेस ये कह रही हैं कि हर नॉर्मल इंसान को भी क्रिएटिन लेनी चाहिए, बहुत सारी रिसर्च अभी हो गई हैं। अच्छा। लेकिन मैं फिर यही बात करूंगा, आपसे पहले भी मैंने की थी कि आपके ना गोल्स लेवल पे डिपेंड है। अगर एक बेसिक बच्चा जिम में जा रहा है, एज है उसकी 12 साल 14 साल, तो अगर ट्रेनर पहले दिन उसे कह देगा सप्लीमेंट क्रिएटिन, लेकिन उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप देखें किसी तैयारी कर रहे हैं किसी मुकाबले की, कंपटीशन की, तो उसके लिए आप ये चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल किसी ने गुजारना है और वो डेली जिम जा रहा है, मेरे जैसा बंदा, तो वो ले सकता है? जी, ले सकते हैं। ठीक हो गया। वेल, थैंक यू सो मच मोहम्मद जहांगीर फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी मिथ्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी। जवाब हमारा जो है इस सारी डिस्कशन का जो हल निकलता है वो ये निकलता है कि जाएं एक्सरसाइज करें, चाहे हाइकिंग पे जाएं, चाहे घर के बाहर एक्सरसाइज करें, छत पे करें, जिम में करें, होम वर्कआउट करें, कुछ भी करें, अपनी बॉडी को जो है ना वो थोड़ा सा हिलाएं जुलाएं, ठीक है? वो हसल होनी चाहिए, हरकत में बरकत है। एफर्ट करें अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। मुझे रुशना कुसबे पाकिस्तान की टीम को इजाज़त, मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।